भारतीय स्टॉक मार्केट में टिके रहना एक छोटे निवेशक मतलब रिटेल ट्रेडर के लिए क्या ये वाकई मुमकिन है? एक तरफ तो वो हैं जिनके पास साधन सीमित हैं, हाँ। और दूसरी तरफ हैं ये बड़े बड़े खिलाड़ी FIIs, DIIs, HFT फर्म्स, हाँ। जिनके पास मतलब बेहिसाब पैसा है, सबसे तेज टेक्नोलॉजी है और शायद अंदर की खबरें भी। बिल्कुल, ये संभावना तो रहती ही है। ये तो बिल्कुल वो डेविड और गोलियत वाली लड़ाई लगती है। क्या यहाँ डेविड मतलब छोटा निवेशक जीत सकता है? कोई गुंजाइश है? सवाल तो बहुत वाजिब है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सेबी की कुछ स्टडीज हैं, कुछ एक्सपर्ट्स की राय है और बाजार के विश्लेषण से जुड़े कुछ पेपर्स भी हैं। जी। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, ये समझना कि छोटे निवेशकों के सामने असल में चुनौतियां क्या हैं, क्या उनके पास कोई छुपे हुए फायदे भी हो सकते हैं, और कौन सी रणनीतियां, कौन सी स्ट्रैटेजीज उन्हें इस मुश्किल मैदान में न सिर्फ टिकाए रखें बल्कि शायद कामयाब भी बना दें। हाँ बिल्कुल, इस पर गहराई से बात करना जरूरी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस पूरे मामले की पड़ताल, और शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे आंकड़ों से जो शायद मतलब चौंका दें। सेबी जो हमारे स्टॉक मार्केट पर नजर रखती है, जी, रेगुलेटर। हाँ, रेगुलेटर, उनकी हालिया स्टडीज एक काफी कड़वी सच्चाई सामने लाती हैं, खासकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी FNO ट्रेडिंग सेगमेंट में। हाँ, FNO का डेटा खास तौर पर चिंताजनक है। बिल्कुल, पता क्या, इसमें पैसा लगाने वाले 100 में से 91 रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा गवाते हैं। सोचिए जरा। सिर्फ 9%, केवल 9 ही मुनाफा कमा पाते हैं। हाँ। ये तो मतलब होश उड़ाने वाला आंकड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ा बहुमत है जो नुकसान में है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 2025 के बीच सिर्फ इन 3 सालों में भारतीय रिटेल ट्रेडर्स ने FNO ट्रेडिंग में कुल 2.87 लाख करोड़ गंवाए हैं। 2.87 लाख करोड़? हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी। ज्यादातर भारतीय परिवारों के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये औसत है, मतलब कई लोगों ने इससे कई ज्यादा गंवाए होंगे। और सबसे चिंता की बात क्या है कि नुकसान उठाने वाले 75% ट्रेडर्स फिर भी ट्रेडिंग जारी रखते हैं। जी हाँ, ये होप ट्रेड या रिवेंज ट्रेडिंग का एक पैटर्न दिखाता है, शायद इस उम्मीद में कि वो अपना पैसा वापस कमा लेंगे। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई जलने के बाद भी बार बार गर्म तवे को छूता रहे। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा कि ये आंकड़े खास तौर पर FNO सेगमेंट के हैं। हाँ, FNO अपनी प्रकृति में ही काफी जटिल और लेवरेज्ड होता है। लेवरेज मतलब? आप कम पैसे लगाकर बड़ा दांव खेल सकते हैं। अच्छा। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि नुकसान का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। ओके। छोटे निवेशक अक्सर इसमें बड़े जोखिम उठा लेते हैं, जिसके चलते भारी नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये आंकड़े पूरे स्टॉक मार्केट निवेश की तस्वीर नहीं दिखाते, बल्कि ट्रेडिंग के एक खास बेहद जोखिम भरे हिस्से की हकीकत बयान करते हैं। समझ गई। तो ये जो बड़े खिलाड़ी हैं जिनके सामने एक आम निवेशक है, ये हैं कौन असल में? मैदान में कई तरह के महारथी हैं, है ना? जी बिल्कुल। पहले है FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे विदेश से आए अमीर मेहमान। हाँ, कह सकते हैं। ये बाहर के बड़े फंड्स होते हैं जो भारत में निवेश करने के लिए डॉलरों या यूरो में बड़ी रकम लाते हैं। ये अक्सर अमेरिका, यूरोप या सिंगापुर के बड़े पेंशन फंड्स या म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जी बिल्कुल, हेज फंड्स भी होते हैं। फिर आते हैं DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हमारे अपने देश की बड़ी संस्थाएं हैं। हाँ, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, म्यूचुअल फंड कंपनियां, बीमा कंपनियां जैसे LIC वगैरह, और बड़े बैंक, ये लाखों छोटे निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके बाजार में लगाते हैं। सही। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तीसरे खिलाड़ी हैं HFT यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स। इनको समझना थोड़ा मुश्किल है, ये क्या भला है? HFT फर्म्स? हाँ, ये समझना जरूरी है। ये असल में बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिदम्स हैं। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। हाँ। सोचिए, जितनी देर में आपकी पलक झपकती है, ये सिस्टम शायद सैकड़ों हजारों सौदे कर चुके होते हैं। क्या बात है! ये मिली सेकेंड्स में कीमतों के बहुत छोटे उतार चढ़ाव से पैसा बनाते हैं, जो आम निवेशक पकड़ ही नहीं सकता। ओके। और इसके लिए वो अपने सर्वर सीधे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के पास लगाते हैं, ताकि जानकारी बिजली की रफ्तार से मिले और वो दूसरों से मतलब सेकंड के 1000वें हिस्से पहले ट्रेड कर सकें। ओह, इसे कोलोकेशन कहते हैं शायद। बिल्कुल सही, कोलोकेशन। इसीलिए FII, DII
और HFT फर्म्स को संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल कहा जाता है क्योंकि ये पेशेवर तरीके से बड़े पैमाने पर और अक्सर अत्याधुनिक तकनीक के साथ पूंजी का प्रबंधन करते हैं। इनकी विशेषज्ञता, इनके संसाधन और बाजार तक इनकी पहुंच वो आम रिटेल निवेशक से कहीं ज्यादा होती है। समझ गई। तो ये वाकई मतलब साइकिल और फरारी की रेस जैसा हो गया। तो इन संस्थागत खिलाड़ियों को इतनी जबरदस्त बढ़त क्यों हासिल है? पहला तो साफ है, पैसे की ताकत। हाँ, कैपिटल साइज। उनके पास अरबों खरबों रुपए होते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर हजारों या लाखों से शुरू करता है। आपने बताया FII एक स्टॉक में 5,000 करोड़ तक लगा सकता है। जी हाँ, आसानी से। और उनके एक ट्रेड से ही मार्केट हिल सकता है। बिल्कुल, जिससे शेयर की कीमत तुरंत ऊपर नीचे हो सकती है। दूसरा, रफ्तार का फर्क, जैसा आपने HFT के बारे में बताया। स्पीड एडवांटेज, हाँ। तीसरा, जानकारी तक पहुंच। क्या ये सच है कि उन्हें खबरें हमसे पहले मिल जाती हैं? इसे इंफॉर्मेशन असिमेट्री या सूचना की विषमता कहते हैं। मतलब हाँ, अक्सर ऐसा होता है। अच्छा। जरूरी खबरें, कंपनी के नतीजे या बड़े सौदों की जानकारी अक्सर बड़े खिलाड़ियों तक आम निवेशकों से पहले पहुंच जाती है। उनके पास रिसर्च एनालिस्ट, अर्थशास्त्री और डेटा साइंटिस्ट की पूरी फौज होती है जो दिन रात बाजार पर नजर रखती है। ये उन्हें एक कह सकते हैं कि एक अनुचित लाभ जैसा दे सकता है। और चौथा कारण है कम लागत, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। हाँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो उन्हें ब्रोकरेज और दूसरे शुल्क बहुत कम लगते हैं। और पांचवां, पेशेवर प्रबंधन। बिल्कुल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। उनके पास अनुभवी फंड मैनेजर और रिस्क मैनेजमेंट टीमें होती हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर अक्सर दोस्तों की टिप्स, सोशल मीडिया या अपनी भावनाओं, डर और लालच के आधार पर फैसले लेता है। एकदम सही। ये सारे फायदे मिलकर उन नतीजों को जन्म देते हैं जो हमने सेबी के आंकड़ों में देखे। जी। संस्थागत ट्रेडर्स भावनाओं में बहकर की जाने वाली गलतियों से बचते हैं। वे गणितीय और सांख्यिकीय मॉडल इस्तेमाल करते हैं और सबसे जरूरी, वे बहुत सख्त जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट के नियम अपनाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, ये बार बार आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पैसे या तकनीक की बात नहीं, बल्कि प्रोसेस, अनुशासन और मानसिकता की भी बात है, जो उन्हें एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। तो ये सब फायदे देखकर तो लगता है कि छोटे निवेशक का जीतना लगभग नामुमकिन सा है। और सेबी के आंकड़े भी कुछ यही कहानी कहते हैं ना? हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स आखिर असफल क्यों हो जाते हैं? क्या मुख्य कारण है? बिल्कुल, और ये सिर्फ संसाधनों की कमी की बात नहीं है। अक्सर रिटेल ट्रेडर्स खुद ही कुछ ऐसी गलतियां दोहराते हैं जिनके कारण वे नुकसान उठाते हैं। जैसे? सबसे आम है डर और लालच में आकर भावनात्मक फैसले लेना, सही रिस्क मैनेजमेंट का न होना, मतलब कितना जोखिम लेना है ये तय न करना या उस पर टिके न रहना। बिना किसी ठोस रणनीति या एज के बार बार ट्रेड करना, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं, और एक बार बनाई योजना पर टिके ना रह पाना। आपने एज का जिक्र किया। इसका क्या मतलब है? ये जरूरी है क्या? एज, हाँ, बहुत जरूरी है। एज का मतलब है बाजार में आपकी कोई खास बढ़त या तरीका जो आपको लगातार दूसरों से बेहतर नतीजे देने में मदद करे। ये कोई खास जानकारी हो सकती है, कोई अनोखी विश्लेषण तकनीक या बेहतर अनुशासन। बिना एज के ट्रेडिंग करना वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये अक्सर व्यवहारिक जाल होते हैं, बिहेवियरल ट्रैप्स। बिहेवियरल ट्रैप्स? हाँ, ऐसा नहीं कि रिटेल ट्रेडर्स में समझ की कमी है, बल्कि हम इंसानों के लिए अपनी भावनाओं, डर, लालच, उम्मीद, निराशा और मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों यानी बायसेस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। खासकर जब अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगी हो। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल हालात में एक छोटा निवेशक आखिर करे क्या? क्या डेविड के पास वाकई कोई गुलेल है जिससे वो गोलियत का सामना कर सके? अच्छी बात यह है कि हाँ, कुछ रास्ते हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा, क्या है वो? यहाँ कुछ रणनीतियां हैं जो छोटे ट्रेडर्स को इन बड़े खिलाड़ियों के सामने टिकने में मदद कर सकती हैं। पहली और सबसे जरूरी, शिक्षा ही आपका गुलेल है। शिक्षा मतलब सीखना? हाँ, सीखना। जैसे डेविड को पता था कि पत्थर कहाँ मारना है, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ज्ञान में निवेश करें। वॉरेन बफेट ने कहा है, ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा रिटर्न देता है। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसी क्लासिक किताबें पढ़ें, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझें, पहले सीखें फिर निवेश करें। ओके, तो पहला कदम है सीखना। दूसरी रणनीति थोड़ी दिलचस्प लग रही है, स्मार्ट मनी का पीछा करें। हाँ, फॉलो द स्मार्ट मनी। मतलब संस्थागत निवेशकों से सीधे भिड़ने के बजाय देखें कि वे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल,
FII और DII कब खरीद रहे हैं, कब बेच रहे हैं। जब ये बड़े खिलाड़ी एक साथ खरीद रहे हों, तो ये अक्सर बाजार में मजबूती का संकेत माना जाता है। अच्छा। जब वे भारी बिकवाली कर रहे हों, तो सावधान हो जाना बेहतर है। कई वेबसाइट्स और फाइनेंशियल पोर्टल्स पर यह डेटा आसानी से मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। ओके, ये तो काम की बात है। और तीसरी रणनीति शायद सबसे अनोखी, अपने छोटे आकार का लाभ उठाएं। छोटा होना फायदा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल सही नुक्ता है। छोटा होना हमेशा कमजोरी नहीं होता। छोटा निवेशक ज्यादा फुर्तीला हो सकता है, निम्बल हो सकता है। फुर्तीला कैसे? वो किसी स्टॉक में जल्दी से घुस और निकल सकता है, बिना कीमत को ज्यादा हिलाए। जबकि बड़े फंड्स को खरीदने या बेचने में दिन या हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। अच्छा। छोटा निवेशक उन छोटी कंपनियों मतलब स्मॉल कैप्स में निवेश कर सकता है, जिन्हें बड़े संस्थान नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों नजरअंदाज करते हैं? क्योंकि उनका साइज उनके अरबों के फंड के लिए बहुत छोटा होता है। वो उनमें पैसा लगा ही नहीं सकते, नियमों के कारण या साइज के कारण। यहीं पर छुपे हुए हीरे मिल सकते हैं, मल्टी बैगर्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, संभावना रहती है। और आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट कमेटी की मंजूरी का इंतजार किए अपनी रणनीति तेजी से बदल सकते हैं। और आप ऐसे खास मौकों, निश अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान दे सकते हैं, जिन्हें बड़े खिलाड़ी छोड़ देते हैं। वाह, तो छोटा होना भी एक ताकत है। बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल। और चौथी और शायद सबसे अहम सलाह, सेबी के आंकड़ों को देखते हुए FNO के जाल से बचें। हाँ, ये मैं जोर देकर कहूंगी। 91% लोग वहां पैसा गंवाते हैं। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि ये आम निवेशक के लिए नहीं है। बेहतर है कि इससे दूर रहें और अपना ध्यान लंबी अवधि के इक्विटी निवेश पर लगाएं। बिल्कुल, जब तक आप इसे पूरी तरह समझते नहीं और आपके पास कोई प्रूवन एज नहीं है, FNO से दूर रहना ही समझदारी है। यहीं पर पांचवी रणनीति आती है, कछुए की चाल चलें, लंबी अवधि का सोचें। हाँ, कछुआ और खरगोश। कहानी सबको याद है। स्टॉक मार्केट में भी अक्सर कछुआ ही जीतता है। छोटी अवधि की ट्रेडिंग में बड़े खिलाड़ी हावी हैं, लेकिन लंबी अवधि के निवेश में अनुशासन और धैर्य काम आते हैं। सही कहा। स्टडीज दिखाती हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाले ज्यादातर निवेशक लंबे समय में पैसा बनाते हैं, जबकि FNO ट्रेडर्स गंवाते हैं। और यहीं से छठी रणनीति जुड़ती है, SIP का इस्तेमाल करें। SIP, हाँ, बहुत शक्तिशाली टूल है ये। SIP कुछ ऐसा है जैसे हर महीने आप अपनी गुल्लक में कुछ पैसे डालते हैं, जिससे शेयर खरीदे जाते हैं। ये आपको अनुशासन सिखाता है और बाजार के उतार चढ़ाव का औसत निकालने यानी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में मदद करता है। बिल्कुल, मार्केट ऊपर हो या नीचे, आप खरीदते रहते हैं। पिछले 20 सालों का ही उदाहरण लें तो निफ्टी 50 इंडेक्स में की गई SIP ने लगभग 6.7% सालाना का रिटर्न दिया है, टैक्स से पहले। ये शायद FNO में 91% संभावना से पैसा गंवाने से तो कहीं बेहतर है। निश्चित रूप से बेहतर है। और ये वॉरेन बफेट की सलाह से भी मिल खाता है। हाँ, बफेट क्या कहते हैं छोटे निवेशकों के लिए? बफेट की सलाह छोटे निवेशकों के लिए सोने जैसी है। वो कहते हैं जल्दी शुरू करो ताकि कंपाउंडिंग का जादू चल सके। हाँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए कम लागत वाले इंडेक्स फंड सबसे अच्छे हैं, एक्टिव फंड चुनने या स्टॉक पिक करने के बजाय। अच्छा। अच्छी कंपनियों को खरीदो और सालों तक रखो। उनका मशहूर कॉल है, अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल रखने को तैयार नहीं तो उसे 10 मिनट भी मत रखो। वाह। और सबसे जरूरी, सिर्फ वही समझो जिसमें निवेश कर रहे हो, जटिल चीजों से दूर रहो। ये सारी बातें लंबी अवधि, कम जोखिम और अनुशासन पर जोर देती हैं, जो FNO ट्रेडिंग के बिल्कुल विपरीत है। ये मानसिकता में बदलाव की बात है, लड़ने की बजाय एक अलग, ज्यादा समझदारी वाला खेल खेलने की। चलिए अब कुछ और ठोस व्यवहारिक नुस्खों की बात करते हैं, जो रोजमर्रा की ट्रेडिंग या निवेश में काम आ सकते हैं। पहला है पोजीशन साइज मैनेजमेंट। ये क्या है? ये बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि आप किसी एक ट्रेड या निवेश पर अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा दांव पर लगा रहे हैं। ओके। एक आम नियम है और बहुत कारगर नियम है कि किसी एक सौदे पर अपनी कुल कैपिटल का 1% या 2% से ज्यादा जोखिम कभी ना लें। सिर्फ 1 या 2%? हाँ, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो किसी एक ट्रेड में आपका अधिकतम नुकसान 1000 रुपए या 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि अगर आपके कुछ ट्रेड्स गलत भी हो जाएं, तो भी आप बाजार से बाहर ना हो, आपका कैपिटल सुरक्षित रहे। समझ गई, ये तो बहुत जरूरी है। दूसरा नुस्खा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जितना जोखिम ले रहे हैं
उसके बदले में कितना मुनाफा कमाने का लक्ष्य रख रहे हैं। अच्छा। एक अच्छा नियम है कि कम से कम 1.3 का रेशियो रखें। यानी अगर आप 100 रुपए का नुकसान उठाने को तैयार हैं, आपका स्टॉप लॉस 100 रुपए नीचे है, तो आपका मुनाफे का लक्ष्य कम से कम 300 रुपए होना चाहिए। ओके, 1.3। इससे क्या होता है कि अगर आपके आधे से ज्यादा ट्रेड गलत भी होते हैं, मान लीजिए 60% ट्रेड गलत हुए, तब भी आप कुल मिलाकर मुनाफे में रह सकते हैं। वाह, ये गणित तो समझना पड़ेगा। तीसरा, मार्केट टाइमिंग के बारे में कुछ स्टडीज क्या कहती हैं, जैसे F&O एक्सपायरी वाले दिन। हाँ, कुछ विश्लेषण है जो बताते हैं कि महीने के आखिरी गुरुवार, जो F&O एक्सपायरी डे होता है, उसके आसपास बाजार में अक्सर कुछ खास पैटर्न देखने को मिलते हैं। वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। और शायद उस समय निवेश करना महीने के पहले दिन निवेश करने से थोड़ा बेहतर हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इसे पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं मानना चाहिए। ओके, मतलब गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं, ये महज एक अवलोकन है। इस पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। मार्केट टाइम करना बहुत मुश्किल है। चौथा, विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन, यानी सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना। बिल्कुल, ये निवेश का एक बुनियादी सिद्धांत है। अपने निवेश को अलग-अलग कंपनियों, अलग-अलग सेक्टरों और शायद अलग एसेट क्लास जैसे थोड़ा सोना या बॉन्ड में फैलाना। जी हाँ, ताकि अगर एक सेक्टर या एसेट क्लास अच्छा प्रदर्शन ना करे, तो दूसरा आपके पोर्टफोलियो को सहारा दे सके। और पांचवां, और शायद सबसे मुश्किल, भावनात्मक नियंत्रण, डर और लालच से बचना। हाँ, ये सबसे बड़ी लड़ाई है, खुद से। सफल ट्रेडर्स कहते हैं कि नुकसान जल्दी काटो, स्टॉप लॉस और मुनाफे को बढ़ने दो, लेट प्रॉफिट्स रन। लेकिन आमतौर पर रिटेल ट्रेडर क्या करता है? बिल्कुल उल्टा। छोटा सा मुनाफा दिखते ही उसे बुक कर लेता है, इस डर से कि कहीं वो चला ना जाए, और जब नुकसान हो रहा होता है तो उसे होल्ड करके रखता है, इस उम्मीद में कि भाव वापस आ जाएगा। हाँ, होप। और वो छोटा नुकसान अक्सर बहुत बड़ा बन जाता है। ये तरीके सुनने में बहुत सीधे लगते हैं, पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस। हाँ, लगते तो हैं। लेकिन इन्हें लगातार और अनुशासित तरीके से लागू करना ही असली चुनौती है। यहीं पर 90% लोग चूक जाते हैं। ये एक दिमागी खेल ज्यादा है, साइकोलॉजी का खेल है। क्या भारत में ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने वाकई सफलता पाई है? अमित कुमार का उदाहरण दिया जाता है, जिन्होंने 5 लाख रुपए से 90 लाख रुपए बनाए। क्या ये सच है? हाँ, ऐसी कहानियां सुनने में आती हैं, और वे प्रेरणादायक भी हो सकती हैं। अमित कुमार ने शायद अनुशासित ऑप्शंस ट्रेडिंग से ये किया होगा, लेकिन उनकी कहानी का अहम हिस्सा, अगर ये सच है तो, ये है कि उन्होंने शुरुआती नुकसानों से सीखा और फिर बहुत सख्त नियमों का पालन किया होगा। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ऐसी कहानियां अपवाद हैं, नियम नहीं। एक्सेप्शन है, रूल नहीं। हर एक अमित कुमार के पीछे शायद हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी हम कभी नहीं सुनते, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। ये बहुत जरूरी बात है। तो इन सफल लोगों से मुख्य सबक क्या मिलते हैं, अगर कोई सफल हुआ है तो? सबक ये मिलते हैं कि शायद इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी धैर्य और अनुशासन है। बाजार में टिके रहने के लिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे अहम है। कैपिटल प्रोटेक्शन, लगातार सीखना और बाजार के साथ बदलना जरूरी है, क्योंकि बाजार हमेशा बदलता रहता है। छोटी शुरुआत करना और धीरे धीरे आगे बढ़ना समझदारी है। एकदम से बड़ा दांव नहीं लगाना चाहिए, और जल्दी अमीर बनने की उम्मीद छोड़कर यथार्थवादी, रियलिस्टिक लक्ष्य रखना। बिल्कुल। और खासकर भारतीय बाजार में कुछ और चुनौतियां भी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे करेंसी रिस्क। FII जब चाहें भारी मात्रा में डॉलर ला सकते हैं या निकाल सकते हैं, जिससे रुपए की कीमत पर असर पड़ता है और हमारे सारे निवेश प्रभावित होते हैं। हाँ, रुपये का उतार चढ़ाव। रेगुलेटरी चेंजेस। सेबी नियम बदलती रहती है रिटेल निवेशक की सुरक्षा के लिए, लेकिन उसका असर ट्रेडिंग रणनीतियों पर पड़ता है। जी। मार्केट कॉन्सेंट्रेशन, यानी निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में कुछ ही बड़ी कंपनियों का वजन बहुत ज्यादा है। रिलायंस, HDFC बैंक, TCS। हाँ, टॉप 10 का ही काफी वजन है। इससे सही मायने में डाइवर्सिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, जिसकी हमने पहले बात की थी, ये सब मिलकर खेल को और मुश्किल बनाते हैं। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी ने कुछ हद तक इस खाई को पाटा नहीं है? आज रिटेल ट्रेडर्स के पास डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जैसे ज़ीरोधा, ग्रोव। हाँ हैं। रियल टाइम डेटा है, यूट्यूब पर इतना ज्ञान बट रहा है, अच्छे चार्टिंग टूल्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं जिनसे कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी ने जानकारी और पहुंच के मामले में मैदान को काफी हद तक बराबर किया है, इसमें कोई शक नहीं। आज एक छोटे निवेशक के पास वो साधन है जो 20 साल पहले सिर्फ बड़े ब्रोकर्स के पास होते थे। तो फिर दिक्कत कहाँ है? लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है।
साधन होना और साधनों का सही इस्तेमाल करना दो अलग बातें हैं। अच्छा। जैसे हाथ में बढ़िया क्रिकेट बैट होने से कोई विराट कोहली नहीं बन जाता। हाँ, ये बात तो है। असली फर्क अब भी मानसिकता, अनुशासन और भावनाओं पर नियंत्रण से ही आता है। टेक्नोलॉजी आपको तेज बना सकती है, आपको जानकारी दे सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको समझदार निवेशक या ट्रेडर भी बनाए। वो काम खुद ही करना पड़ता है। ये बात गांठ बांधने वाली है। तो अंत में सफलता और असफलता के बीच का फर्क शायद दिमाग में ज्यादा है, बैंक बैलेंस में कम। बिल्कुल, माइंडसेट का खेल है। सफल लोगों में क्या गुण होते हैं फिर? क्या चीज उन्हें अलग करती है? धैर्य, वो सही मौके का इंतजार करते हैं, जबरदस्ती हर रोज ट्रेड नहीं रखते हैं। अनुशासन, वो अपने बनाए नियमों पर टिके रहते हैं, भले ही मन या भावनाएं कुछ और कहें। विनम्रता, वो मानते हैं कि वो गलत हो सकते हैं और गलती होने पर उसे जल्दी स्वीकार करके उसे सीखते हैं। उनमें यथार्थवादी उम्मीदें होती हैं। वो रातों रात अमीर बनने की नहीं सोचते। और उनमें लंबी अवधि की सोच होती है। वो दिनों या हफ्तों में नहीं, सालों में संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और वो आम गलतियां जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। सबसे आम गलतियां हैं शुरुआती सफलता के बाद अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बड़े जोखिम लेना, नुकसान के बाद उसे जल्दी वसूलने के चक्कर में और ज्यादा और बड़े ट्रेड करना, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग? हाँ। सोशल मीडिया या दोस्तों के टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा करना। 95% टिप्स बेकार या नुकसानदेह होती हैं। रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना, स्टॉप लॉस ना लगाना या एक ही ट्रेड पर बहुत ज्यादा पैसा लगा देना। और सबसे बढ़कर डर और लालच को अपने फैसलों पर हावी होने देना। तर्क और विश्लेषण की बजाय भावनाओं के आधार पर खरीदना बेचना। मनोविज्ञान में महारत हासिल करना, मेरा मानना है, तकनीकी विश्लेषण सीखने से कहीं ज्यादा मुश्किल और कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो निचोड़ क्या निकलता है इस पूरी बातचीत का? क्या एक रिटेल ट्रेडर भारतीय स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकता है? हाँ, बिल्कुल कमा सकता है। जवाब हाँ है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए समझदारी, धैर्य और कड़े अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। कुंजी या चाबी शायद ये है कि आप संस्थागत खिलाड़ियों को उनके ही खेल में, मतलब तेज रफ्तार ट्रेडिंग, जटिल डेरिवेटिव्स, उसमें हराने की कोशिश ना करें। ओके, उनसे सीधी टक्कर ना लें। हाँ, बल्कि एक अलग खेल खेलें। वो खेल जहां आपका छोटा आकार, आपकी फुर्ती, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और लंबी अवधि की सोच आपकी ताकत बन जाए। इसे ऐसे सोचिए, जैसे जंगल में अगर आपके पीछे भालू पड़ जाए तो आपको भालू से तेज भागने की जरूरत नहीं है। हाँ। आपको बस साथ भाग रहे दूसरे इंसानों से तेज भागना है। हाँ, सही कहा। स्टॉक मार्केट में भी आपको हर FII या HFT फर्म को हराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ औसत रिटेल ट्रेडर से बेहतर फैसले लेने की जरूरत है, जो अक्सर भावनाओं में बहकर गलतियां करते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। आपको बस ज्यादातर लोगों से कम गलतियां करनी है। और शायद रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे कामयाब रास्ता अक्सर सबसे सरल, सबसे बोरिंग रास्ता होता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। जैसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए नियमित निवेश करें। जी। FNO जैसे जटिल और जोखिम भरे इंस्ट्रूमेंट से दूर रहें, जब तक कि आप एक्सपर्ट ना बन जाएं। बिल्कुल। कम से कम 10 साल या उससे ज्यादा की अवधि का सोचें। लंबी अवधि, हाँ। लगातार सीखते रहें और अनुशासन बनाए रखें। सीखते रहना तो कभी बंद नहीं होना चाहिए। और बड़े खिलाड़ियों से लड़ने के बजाय देखें कि वे कहाँ निवेश कर रहे हैं और क्यों, मतलब स्मार्ट मनी को फॉलो करें। ये एक अच्छी रणनीति ही हो सकती है। और एक आखिरी बात याद रखना जरूरी है। बताइए। लंबी अवधि में स्टॉक मार्केट कोई जीरो सम गेम नहीं है, जहां एक का फायदा दूसरे का नुकसान ही हो। अच्छा, ये कैसे? क्योंकि जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, अच्छी कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, उनका मूल्य बढ़ता है, वैल्यू क्रिएशन होता है। जो धैर्यवान निवेशक डाइवर्सिफाइड तरीके से इस ग्रोथ में हिस्सेदारी लेते हैं, वे समय के साथ काफी अच्छी संपत्ति बना सकते हैं। भले ही शुरुआत छोटी क्यों ना हो। सफलता बाजार का सम्मान करने, अपनी तैयारी करने और यथार्थवादी उम्मीदें रखने से मिलती है, न कि इसे जल्दी अमीर बनने का कैसीनो समझने से। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आज की हमारी चर्चा में एक क्रमिक विकास की बात सामने आई। पहले नींव बनाओ, फिर छोटे कदम लो, फिर धीरे धीरे बढ़ो और अंत में शायद उन्नत रणनीतियों के बारे में सोचो। जी, एक सीक्वेंशियल अप्रोच। FNO जैसी चीजों में 91% की भारी असफलता दर को देखते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या आज की टेक्नोलॉजी और जानकारी की आसानी के बावजूद छोटे निवेशकों को पहले सिर्फ और सिर्फ बुनियादी बातों यानी निवेश की समझ और लंबी अवधि के SIP पर ही पूरी तरह महारत हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए? हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। ये सोचने वाला सवाल है, बिल्कुल।
अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।